तो भाई लोग, मैंने सोचा कि एक मैं वीडियो इंट्रोडक्शन की पहले ही बना चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि एक और बना दूँ, जिससे थोड़ा सा जो चीज़ें मेरे माइंड में रह गई, जो चीज़ें वहाँ बता देनी चाहिए थी। क्या 7-8 मिनट का वीडियो था, लेकिन मेरे उस समय दिमाग में नहीं आया। मैंने सोचा कि फिर बना दें। तो ये जो वीडियो है बेसिकली होने वाली है कि अम, मतलब मेरी अर्लियर लाइफ के बारे में, ठीक है, और फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, उसके ऊपर है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं गाँव नेक्स्ट से। गाँव नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट, गाँव नेक्स्ट मतलब GAONNEXT, मतलब जो गाँव होता है, कोई गाँव होता है, विलेज, उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना। सो ऐसा एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया था। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि एलोन मस्क है, या जो और भी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो रही है कि हम मतलब इंटरस्टेलर इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग की बातें करते हैं, इंटरप्लानेटरी ट्रैवलिंग की बातें करते हैं। तो आगे भी मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाके चीज़ों को अ, मतलब हम ट्रैवल करेंगे, हम जगह जगह जाएंगे, ठीक है, हम स्पेस में जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आजकल चल रही हैं, ठीक है, बहुत सी कंपनीज, बहुत से वेंचर्स इन चीज़ों पे चल रहे हैं। तो मेरा ये था कि चलो हम वहाँ तो जाएंगे, ठीक है, इन द कमिंग 5 to 10 ईयर्स में ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और लोग इन चीज़ों पे और बातें करेंगे, ठीक है। अभी फिर भी काफ़ी क्लियर नहीं है ये चीज़ें। तो ये था कि मान लो हम मार्स पे जा रहे हैं सपोज, ठीक है, लेकिन मार्स पे तो जा रहे हैं, उससे पहले जो हम जहाँ रह रहे हैं ऑलरेडी, अर्थ पे, यहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो ठीक करनी है, जिनमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो बेसिकली मैंने सोचा था कि मतलब इन चीज़ों का रूट क्या है, कैसे कुछ चीज़ सही हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचें, ठीक है, तो जो मेरे को मोटा मोटा समझ में आता है कि हर आदमी जब सेल्फिश होता है तो इन अ लॉन्ग रन चीज़ें ख़राब होती हैं। वो अपना फ़ायदा देख लेता है, लेकिन दूसरों का, जैसे नील डिग्रास टाइसन को मैं फॉलो करता हूँ, उनके 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 मैं स्टार्टअप को मैंने फॉलो किया हुआ है, मैं उसको सुनता हूँ। तो उनका विजन है कि मतलब एक पर्सन का यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, जो आपकी बातें होनी चाहिए वो मतलब सबको देख दाख के होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप अपना अपना सोचो, ठीक है। क्योंकि कह सकते हैं सेल्फिशनेस इज़ द प्रोग्रेस, सेल्फिशनेस इज़ द फ्रिक्शन फॉर प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ें एज अ फ्रिक्शन एक्ट करती हैं, ठीक है, रुकावट है प्रोग्रेस के लिए। तो जो कॉन्सेप्ट था गाउनेक्स का वो ये था कि हम रूट से, मतलब रूट्स होते हैं कि विलेजेस सबसे रूट होते हैं किसी भी सिविलाइजेशन में, या फिर किसी भी जहाँ पर लोग रहते हैं। तो गांव जो है, अगर हम उनको शुरू से डेवलप करें, तो गांव भी है सपोज़, ठीक है, तो गांव में फार्मिंग या एग्रीकल्चर जो होती है वो सबसे पुराना काम है, और सबसे ज़्यादा मैसिवली होता है बहुत कंट्रीज़ में, ठीक है, कई देशों की इकॉनमी उसी पे चलती है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि हम फार्मिंग को कैसे इम्प्रूव करें, और कैसे हम नेक्स्ट लेवल तक ले जाएँ, उसमें टेक इंटीग्रेट करें, और इसमें हम रोबोट्स और इस तरह की जो नई टेक सर्विलांस जो चीज़ें हैं, जिसमें कि मैन पावर कम हो जाए और टेक्नोलॉजी के थ्रू आउटपुट बढ़े, ठीक है, देश के एक्सपोर्ट ज़्यादा हों और देश ग्रो करे, अमीर हो, अमीर होंगे तो लोग अमीर होंगे, पर पर कैपिटा पर कैपिटा जो GDP है वो बढ़ेगी, देश तरक्की करेगा। तो उसमें मैंने 2-3 वर्टिकल सोचे थे, ठीक है। एक था कि D2C मार्केट, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ठीक है, या फिर जो भी हमारी जो पहले फार्मिंग हो रही है उसको लोगों को सस्ते रेट पर मतलब बेचो, ठीक है, किसी भी फार्मर से उठा ले डायरेक्टली। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से होता है, ठीक है। बट इसी चीज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने सोचा था कि उसमें क्या बोलते हैं, जैसे ब्लिंकिट ज़ेप्टो है, तो 5 से 10 मिनट्स डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि सबको चाहिए आज की डेट में घर के अंदर कोई भी सामान, कोई आ जाए, कोई दे जाए, कोई लोग पैसे भी दे देंगे। खैर इंडिया में बहुत सारे डिविजन्स हैं, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी डाइवर्स है, इतनी वैरायटी ऑफ लोग हैं। तो मैंने सोचा था कि जो इंडिया वन है,
ठीक है, जो कि अफ़ोर्ड कर सकती है चीज़ें, ठीक, उनके लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उगाओ, ठीक है, केमिकल फ्री हो, पेस्टिसाइड फ्री हो, ठीक है, और पानी बहुत कम यूज़ हो और मैन पावर कम यूज़ हो, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो वर्टिकल फार्मिंग के जो फार्म्स बनाने वाले हैं उनसे बात करो या खुद ही प्रोटोटाइप बनाओ, ठीक है, छोटा मोटा एक जगह लेके। तो वो जगह के लिए मैंने बातें करी थी, इस तरह की चीज़ें मैंने स्टार्ट करी थी, मेरे माइंड में आया था तो, ठीक। और फिर वर्टिकल फार्मिंग के अलावा जो था D2C, वो मैंने सोचा था। मैंने कई फार्मर से बात करी थी, मेरी सोसाइटी में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से मैंने सर्वे लिया था। कई फार्मर्स जो मेरे दोस्त यार हैं, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ ये सोसाइटी है, यहाँ पे जो बेसिकली काम करने वाले आते हैं या फिर जो गार्ड्स आते हैं, ये सब फार्मिंग फैमिली से मोस्टली आते हैं आसपास से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब अ, सारे फार्मर्स काम करते हैं सोसाइटी में, बट एक बात कह रहा हूँ। तो इन लोगों से मैंने बात करी थी, इन लोगों ने बोला ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप करोगे कैसे? तो मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट ये है कि भाई फार्मर से उठाओ, वेयर हाउस में स्टोर करो उसको, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रखो। शुरू में अपना ना हो, किराए पे सही, लेकिन ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है, और होती भी हैं। तो मतलब प्रीटी मच मेरे को लग रहा था कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं। इससे ये हो जाता कि जो एक बंदा है, जैसे सपोज़ मैं हूँ, मेरे को आलू चाहिए, ठीक है, तो मान लो गाउनेक्स की वेबसाइट पे मैं गया, तो उसमें क्या हुआ कि आपने आइटम को सर्च किया, जैसे सपोज़ मैंने पोटैटो सर्च किया, गाउनेक्स का एक एआई है सपोज़, ठीक है, वो सर्च कर रहा है कि कंपैरिजन टू डिफरेंट वेबसाइट्स या फिर ऐप्स, मतलब हम कितना कम दे सकते हैं जिसमें हमारे को मार्जिन भी बच जाए और लोगों को सामान भी डिलीवर हो जाए और महंगा भी ना हो, ठीक है। अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप्स है, अलग अलग क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स है, कोई ऑर्गेनिक है तो कोई एवरेज क्वालिटी की है, मतलब ABCD काइंड ऑफ, ठीक है। तो अलग अलग क्वालिटीज़ में अलग अलग टाइप ऑफ कस्टमर सर्व हो सकते हैं और अलग अलग रेट्स पे। और उनसे कम होता और लोगों को घर पे मिलता, ठीक है, तो लोग ले पाते। और दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट करना, ठीक है, सामान को उगाना, अच्छी क्वालिटी का उगाना, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे नॉन ऑर्गेनिक हो, ठीक है, और क्वालिटी चेक वगैरह करा के उसको सब एक्सपोर्ट चेन्स के द्वारा एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि देश की इकॉनमी में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एक तरफ D2C में अगर लोगों को थोड़ा सस्ता देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम बाहर सामान बेच के देश के बाहर इकॉनमी को बूम भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। देखो मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड नहीं हूँ, ठीक है, हमेशा से, लेकिन हाँ अगर इम्पैक्ट ड्रिवन अगर कोई बिजनेस है जिससे कि रियल लाइफ में किसी किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को अगर फ़ायदा मिल सके, तो मैं मतलब सोच सकता हूँ इस तरह की चीज़ें जो कि सस्टेनेबल हो और मतलब लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है। जो अमीर और गरीब की जो गैप की हम बात करते हैं, जो सालों से बनते आया है, और खैर इन चीज़ों पे बहुत आगे डीप डीप डाइव करेंगे हम, डाइव डीप डाइव करेंगे हम। तो ये सब बहुत बड़ा एक तरह से बेट है जो मतलब पावरफुल लोगों ने बिछा रखा था, अब भी होता है, ठीक है। चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं ओवर द ईयर्स, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू इम्प्रूवमेंट। तो एक्सपोर्ट था, ठीक है, एक्सपोर्ट, D2C एंड आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ये 3 पिलर्स थे। और जो चौथा था वो नॉन नॉन प्रॉफिट का था। सपोज़ हम किसी किसान के थ्रू, किसी कोल्ड स्टोरेज वाले के थ्रू या फिर हम किसी डिलीवरी बॉय के थ्रू अगर हम अपना काम कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो एक नॉन प्रॉफिट आर्म भी मैंने सोचा था। सपोज़ किसी एक गाँव में हमने शुरू किया, ठीक, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी इंडिया में तो वैसे भी लॉ है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपका प्रॉफिट कुछ सर्टेन अमाउंट का है पर साल, ठीक है, पर ईयर, तो आप 2% जो है आपको अपने फाउंडेशन, सॉरी क्या बोलते हैं, अपना नॉन प्रॉफिट को देना है।
चाहे आप अपना नॉन प्रॉफ़िट का कुछ सेगमेंट खोलो, चाहे आप किसी और को दो, ठीक है? लेकिन आपको वो जो अमाउंट है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए देना है, जिसे हम वो कहते हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज़ें मैंने सोची थी, जैसे मान लो किसी गाँव में गए, हमने वहाँ से प्रॉफ़िट कर रहे हैं हम, ठीक है? वहाँ पे काम हो रहा है, तो हम वहाँ के लिए जो एक अच्छी एजुकेशन है या फिर अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल्स है, ठीक है? या क्लिनिक्स है, छोटे शुरू में क्लिनिक्स वगैरह या फिर छोटे कोचिंग सेंटर्स वगैरह, जिसमें बच्चों को एक एक अच्छी सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या फिर आपका कोई भी टॉप लेवल का जो मतलब एजुकेशन सिस्टम हो, ठीक है? उसके तहत हम उसको बच्चों को पढ़ाई करवाएँ, ठीक है? ये फ्री ऑफ द कॉस्ट हो। तो इससे क्या होता है कि लोग जो हैं वो मतलब एजुकेटेड होते, अवेयर होते, ठीक है? हाइजीनिक होते, और जब आदमी इन चीज़ों से इनकलकेटेड होता है शुरू से, तो वो मतलब फिर उसका जो रियल्म होता है, जो उसका होराइज़न होता है थिंकिंग का, वो काफ़ी बढ़ जाता है। वो चीज़ें अच्छी सोचता है, समाज के लिए सोचता है, मतलब सबका भला वाली चीज़ें सोचता है, ठीक है? तो ये मेरा कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है? बट अभी कॉलेज का भी सीन है, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी खैर इन चीज़ों में बहुत सपोर्ट वगैरह करती हैं, लेकिन समय होना चाहिए। दूसरी बात, पैसा होना चाहिए इन चीज़ों में, ठीक है? जो कि अभी मैंने सोचा कि अभी डाला जा सकता है, ठीक है? बट हाँ, मतलब मोटा-मोटा कॉन्सेप्ट जो था वो मेरा यही था कि अगर कुछ सच में कुछ चेंज आ सकता है, तो लाया जाए, ठीक? बात करते हैं फिर एक और जो मैंने बहुत पहले, उस समय तो स्टार्टअप वर्ड भी नहीं सुना था खैर मैंने, लेकिन मैं उस समय था 13-14 साल का। तो उस समय मैंने अ, अम, एक सीएमए नाम से एक एक्टिविटी शुरू करी थी, ठीक है? जिसका मतलब था चिल्ड्रंस मार्शल आर्ट्स। तो ये था कि मतलब हम खुद बच्चे थे, मैं था, मेरा एक दोस्त था, ठीक है? सौरभ, वो मेरे स्कूल में भी साथ था 9th-10th से ही, और हम दोनों की काफ़ी बनती थी। खैर वो बैक बेंचर था, मैं भी बैक बेंचर था, लेकिन मैं फर्स्ट आता था और वो लास्ट में लास्ट में आता था। बट हमारे विचार मिलते थे। तो हम लोग काफ़ी बातें करते थे, मेरे साथ ताइक्वांडो भी करता था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक काम करते हैं, एक क्लासेस चलाते हैं, ठीक है? जिसमें हम अ, खुद कहीं पैसे दे के सीखेंगे ताइक्वांडो, और उसके बाद लोगों को सिखाएंगे। तो मैं उस समय 8th या 9th में रहा हूँगा, और मैं सुबह 4 बजे उठता था, उसके यहाँ पर चला जाता था। हम दोनों अपने एक्सरसाइज करते थे, फिर हम दोनों पार्क में जाके खुद ही प्रैक्टिस करते थे। तो लोग आते थे, देखते थे, कुछ चीज़ें होती हैं ना मार्शल आर्ट्स वगैरह, थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती हैं। तो लोग आए, लोगों ने जाना पहचाना, ठीक है? देखी चीज़ें कि एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह सुबह आके 5 बजे 6 बजे, तो लोग हमसे जुड़ने लग गए। तो बहुत से स्टूडेंट्स हम लोगों के पास रहे उस समय, ठीक है? और हम फीस भी क्या, मतलब हम 200-300 रुपये देते थे उस समय फीस, किसी टीचर को सीखते थे, ठीक है, शाम में। और किसी बच्चे को 50 रुपये में, 100 रुपये में ऐसे पर मंथ सिखाते थे। ये बात है 2013, 2012, 13, 14 की, मतलब ठीक से मुझे याद नहीं है, ठीक है? तो 10-12 साल, 15 साल पुरानी बात है ये। तो ठीक है, फिर हमने चीज़ें करी, ठीक है? हमारे से बहुत सारे लोग जुड़े, और मतलब एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि हमारे पास 25-26 बच्चे हो गए थे एक बैच में, ठीक है? और बताना चाहूँगा कि उनमें से एक स्टूडेंट अभी बॉलीवुड का प्रोड्यूसर है, ठीक है? नाम है उसका लक्ष्मण सिंह राजपूत, और उसको मैंने सिखाया, और मेरे दोस्त ने, सौरभ ने। और वो 2-3 महीने रहा था हमारे पास। सुबह मेरे से पहले 15-20 मिनट पहले आके वो अपना एक्सरसाइज करता था अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, 4:30 बजे, और काफ़ी डेडिकेटेड था। 3 महीने मैंने उसे सिखाया था। उसके बाद वो अपना मुंबई चला गया, और फिर वो उसने जीजाजी छप्पर हैं, और क्राइम पेट्रोल, और सावधान इंडिया, मतलब इस टाइप की जो पुलिस वाले जो रोल्स होते हैं, वो सब किए। फिर धीरे धीरे मैं देख रहा था कि उसका काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। वो गाने बनाने लग गया था, प्रोड्यूस करने लग गया था। और फिर उसने
भारत एक मूवी है सलमान खान के साथ, उसने उसमें एक्ट किया था। फिर उसकी एक मूवी आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, उसका नाम था ठाकरे। ठाकरे तो आपने सुनी होगी। तो उसमें भी लक्ष्मण का रोल है, ठीक है। तो बाद में उसने एक जन्नत जुबैर रहमानी के साथ एक गाना बनाया था, प्रोड्यूस किया था, वो चाल गजब है नाम से, ठीक है। तो मैं काफ़ी खुश रहा हूँ अभी भी, और मैं जब भी वो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं मुझे बता देता है और मैं डाल देता हूँ। खैर मैं उस समय 14-15 साल का भी नहीं था, और वो 27-28 साल के थे, ठीक है। तो ये एक अचीवमेंट है जो लक्ष्मण की भी है और मेरी भी है और सौरभ की भी है, ठीक है। तो सीएमए के थ्रू मतलब हम जो फीस लेते थे, ठीक है, हम 50 रुपये लेते थे, और हमने मतलब ऐसा कुछ नहीं था हमारा कि मतलब से हम सिर्फ ताइक्वांडो सिखाएंगे। हमें जो आता था हम सिखा देते थे। हम और भी हम इतने उत्सुक थे कि और मैं सुबह 4 बजे उसकी छत पर प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। उसके बाद स्कूल चला जाता था मैं, अपने ड्रेस वगैरह सब पैक करके मैं उसी के घर चला जाता था सुबह सुबह, ठीक है। भागता हुआ जॉगिंग करता हुआ वार्म अप रास्ते में हो जाता था, कुत्ते उत्ते पीछे पड़ जाते थे, कोई बात नहीं, आदत पड़ गई थी, ठीक है। उसको मैं जगाता था, हम प्रैक्टिस करते थे। हम ब्रूस ली की फ़ोटो, ब्रूस ली जी बोलते थे, ब्रूस ली की फ़ोटो हम आगे रख के नमस्ते नमस्ते करते थे। फिर उसके बाद मार्शल आर्ट्स में जो भी सैल्यूटेशन होता है वो करते थे, ठीक है। और जैसे वो नहीं थे, क्या नाम है उनका, द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे, उम्म, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़े पॉपुलर नाम है, अगर आप लोगों को याद आए तो बता देना। तो उसकी तरह हम ऐसे ब्रूस ली को गुरु मान के शुरू कर देते थे, ठीक है। कई बार हम पे पैसा नहीं रहता था फीस देने के लिए, तो उस समय हम ये सब काम करा करते थे सुबह सुबह। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मतलब कभी पैसे नहीं दिए, हम लोगों को बहुत टीचरों ने फ्री में भी सिखा दिया। इवन एक दिल्ली में टोकस ताइक्वांडो करके वो है, अकेडमी है, तो वहाँ के जो कोच हैं उन्होंने हमें फ्री में सिखाया। एक टीचर थे मेरे, बम बहादुर सर, ठीक है, उन्होंने मेरे को फ्री में सिखाया। और एक मेरे जो वो थे, टीचर थे एक, वो कराटे सिखाते थे, लेकिन वो किसी एकेडमी में, वो वैसे भी सोशल वर्क करते थे। तो उनका ये था कि उनको वहाँ से पैसे मिलते थे, लेकिन वो एकेडमी जो था वक्का फाउंडेशन करके था, तो वो एक नॉन प्रॉफिट ही था। वक्का वो कुछ नागालैंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग थे, ठीक है। काफ़ी मतलब हम लोगों से जान पहचान बाद में अच्छी हो गई थी, ठीक है। बाद में हम लोग उनके यहाँ पर भी सीखे थे, एक वो टीचर के अंडर में, ठीक है। उनका नाम था पलाश हज़ारी का। तो पलाश सर से मेरी अब भी बात होती है, अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट हैं। और उन्होंने हमें एनिमल स्टाइल कुंग फू सिखाया था, ठीक है। उन्होंने हमें कुशू, KOUSHU, ऐसे ये कुंग फू का एक टाइप होता है जिसमें बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। लेपर्ड, टाइगर और चिकन और स्नेक, ठीक है। इस तरह के 4-5 स्टाइल जो होते हैं एनिमल कुंग फू के, वो उन्होंने सिखाए थे। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था मतलब। और उन्होंने हमें कई कॉम्पिटिशन भी खिलाए थे, ठीक है। ओपन नेशनल, ओपन स्टेट, नॉर्थ जोन, ठीक है। इस तरह के कई कॉम्पिटिशन में हमने पार्ट लिया था उनके अंदर में। उनकी क्वालिटी थी वो, क्या बोलते हैं उस टेक्निक को, जो आँख बंद करके सारी जगह देख लेते हैं, मतलब महसूस करते हैं, उसके बाद वो एग्जैक्ट जहाँ पर इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था। ये कलारी पयट्टू में भी होता है जो साउथ में होता है। तो इसमें क्या था कि वो आँख पे पट्टी लगाते थे, ठीक है, हम लोगों को खड़ा कर देते थे। इन्होंने एक पूरा परफॉर्मेंस दिया था एक तरह का स्टेज पे। तो बहुत सारे लोग थे, 100-200 लोग थे देखने वाले, और उन्होंने सबके सामने अपना एक ननचाकू, ननचाकू नहीं था, एक उन्होंने चाकू मंगाया था, ठीक है। चाकू मतलब जो घर में चाकू होता है वो नहीं, एक मार्शल आर्ट्स में जैपनीज वैपनीज ऐसा कुछ चाकू था लंबा सा, वो उन्होंने मतलब मंगाया था कहीं बाहर से। और उससे उन्होंने हमारे सर पे और हाथों पे खड़ा करके हमको और कुल्हड़ फोड़े थे, ठीक है, वो भी बिना देखे। उससे पहले प्रैक्टिस में उन्होंने नान चाकू से फोड़े थे वो, ठीक है।
उसमें होता क्या है कि आँख होती है आपकी, आँख के ऊपर आप पहले मिट्टी लगा लो ताकि आपकी आँख खुले तो मिट्टी घुस जाए, ठीक है? तो बस एक टेक्नीक है जिससे कि मतलब आपको ये श्योरिटी हो जाए कि हाँ, ये बंदा आँख खोल के नहीं देख रहा कपड़े के बाहर। फिर कपड़ा लगा लिया, ठीक है? कपड़ा लगाने के बाद तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपकी आँख नहीं खुल सकती, आँख खोलोगे तो मिट्टी घुस जाएगी। तो वो उन्होंने लगाया, उसके बाद उन्होंने वो स्पेशियल अवेयरनेस बोलते हैं उसे, ठीक है? कि आपके आस-पास जो स्पेस है, जो सामने वाला बंदा है वो ब्रीथ कर रहा है, आप उसकी साउंड सुन के जा रहे हो। क्योंकि आँख बंद है तो आपके सिर्फ़ कान सॉरी, हाँ, कान काम करते हैं, ठीक है? और फ़ोकस मेडिटेशन वो बहुत करते थे 2-2 घंटे। तो उन्होंने ये परफ़ॉर्मेंस दी थी। ख़ैर हमने भी बहुत ट्राई किया बाद में सीखने का, लेकिन उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट चले गए थे। तो उनके साथ हम एक बार उधर भी गए थे, अ नागालैंड में दीमापुर में एक टूर्नामेंट था मुay थाई का, थाई बॉक्सिंग बोलते हैं उसे। तो वो था नेशनल लेवल का, ठीक है? और दो हमारा बैकग्राउंड जो था वो इसका था, ताइक्वांडो का। बट हम चूँकि सारे मार्शल आर्ट्स देखते थे, यूट्यूब से सीखते थे, खुद करते थे और मतलब हम थोड़े वैसे थे, सन की थे हम। कुछ भी कर लेते थे, कुछ भी देखा तो फिर डिस्कस करते थे, फिर करने की कोशिश करते थे। या बॉक्सिंग करते थे, किक बॉक्सिंग मतलब एनिमल स्टाइल भी करते थे, ताइक्वांडो भी करते थे, सब करते थे। तो वहाँ पर भी जो मेरी टीम थी, मैं उसमें बता दूँ कई 4-5 लोग थे और मैं और सौरभ थे, ठीक है? उसमें लक्ष्मण भी था, लक्ष्मण हुँ, हाँ, लक्ष्मण भी थे। तो ये प्रदीप भैया थे, वो टाइल्स लगाते थे लोगों के घरों में, बाथरूम्स में, ठीक है? मतलब सब इकोनॉमिकली एकदम मेरी तरह ही थे उस समय, ठीक है? कि ₹100 भी बड़ी बात होती थी, ठीक है? तो उनका शायद सिल्वर आया था, ठीक? और लक्ष्मण का भी शायद सिल्वर आया था या गोल्ड आया था आई गेस। और 2-4 लोग थे, उन लोगों का भी मेडल आए थे, मेरा ब्रॉन्ज़ आया था। तो उनमें से एक जो थे दीपक भैया जिनका गोल्ड आया था, वो पानी डिलीवर करने का काम करते थे लोगों के यहाँ। जो आज भी ₹20 ₹25 बिसलेरी की बोतल नहीं, बिसलेरी तो नहीं होती खैर, मतलब वो जो बड़ा कैन होता है वो होता है। तो वो डिलीवर करते थे लोगों को, जो वो नहीं होती, क्या बोलते हैं उसे, ठेला, ठेले पे रख के। तो कई बार तो मैं भी उनके साथ चला जाता था ऐसे घूमते-घामते। तो इस तरह का थोड़ा एटमॉस्फेयर था मेरे आस-पास उस समय। और उनका गोल्ड भी आया था, उनका ब्रॉन्ज़ भी आया था। उन्होंने 2 अलग-अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। और तो ये था सीएमए, ठीक है? ये हाँ, इसमें लास्ट में क्या हुआ, सीएमए में जब मैं 9th में आ गया था शायद, ठीक है? और हमारी अच्छी खासी कम्युनिटी थी। इवन उस समय भी मैं आरएसएस का पार्ट था। आरएसएस का पार्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका पार्ट तो मैं खैर 5 साल 6 साल का था जब से ही था, क्योंकि मेरे फादर आरएसएस में थे और उन्होंने मेरे को बचपन से ही जो दंड होता है और जो इनकी जो ड्रेस होती है गणवेश, ठीक है? वो उन्होंने दिलवा दिया था पापा ने। तो मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता था। तो हुआ ये कि बगल में हमारी शाखा लगती थी, ठीक है? मैं खुद आरएसएस का था, लेकिन अब वही है ना कि इन चीज़ों में पॉलिटिक्स होती है। तो कुछ लोगों को वहाँ पे आरएसएस के जो मतलब शाखा के जो मेन थे लोग, ठीक है? उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती थी क्योंकि जो हमारा ताइक्वांडो क्लासेस चलती थी या मार्शल आर्ट्स क्लासेस चलती थी, उसमें उनके बच्चे आ जाते थे, ठीक है? जो शाखा में होने होते थे। तो हुआ ये कि वो लोग जब आते थे तो उनके यहाँ पर लोग कम हो जाते थे और हम ₹50 लेते थे सबसे। तो उन्हें लगा कि भाई या तो अंकित सौरभ को बोलो कि हमारे क्रीड़ा भारती में जॉइन हो जाएँ और सिखाएँ, ठीक है? लेकिन ताइक्वांडो ना सिखाएँ, कोई और इंडिजिनस मार्शल आर्ट सिखाएँ। वो हमें आता नहीं था तो इसलिए हमने मना कर दिया था, ठीक? और फिर हुआ ये कि थोड़े दिन प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी, कुछ दिनों बाद तो हमने अपना गए हम मैं गया पार्षद के पास अपने एरिया के, उनसे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे को एक जगह दी जो कि मतलब ठीक-ठाक थी। उसके जस्ट बगल में सुलभ शौचालय था, तो सुलभ शौचालय या कोई और शौचालय था, वहाँ से स्मेल वगैरह आया करती थी। तो हमने सोचा कि छोड़ो इसे, ठीक है? हमने कुछ दिन खूब मेहनत करी, वो
जो ज़मीन थी उस पे घास-वास लंबी-लंबी उगी हुई थी, क्योंकि उस पे एयरलैंड था, तो हमने उसको सही किया, ठीक है? खूब हल चलाए और खोदा, ठीक है? उसको बराबर किया, ठीक है? मैंने सौरभ ने कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके, ठीक है? और हमने उसमें बॉक्सिंग का रिंग बनाया था। हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करी थी। बस ये था कि हमारे एरिया में कोई ख़ास ऐसी जगह थी नहीं, जो मतलब क्लोज़्ड हो, जो जहाँ पर हम अपनी क्लासेस रख करवा पाएँ लगातार, सामान कुछ वहीं पर रख दें। जैसे बड़े-बड़े जो किक बैग होते हैं, वो उस समय रेत से भरते थे हम। अब रेत से भरते थे, तो उनको बार-बार उठा के नहीं ले जा सकते। तो 60 किलो, 50 70 किलो, 100 किलो के हो जाते थे, ठीक है? तो वो हमने सोचा था कि आस-पास ही उधर रख देंगे। तो उस तरह की जगह हमें दोबारा मिली नहीं और स्मेल वगैरह बहुत थी, तो फिर हमने वो छोड़ दिया। बट हाँ, मतलब जो वो कर सकते हैं तो उन्होंने किया, मेरे को ऐसा लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो फिर अब 9th में आ गया था, प्री बोर्ड वगैरह चल रहे थे या 10th में था शायद। तो शायद एग्ज़ाम एग्ज़ाम थे, के बाद फिर ये हुआ कि भाई कॉलेज वॉलेज का सीन हो गया, क्योंकि मैंने 10th के बाद जस्ट पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, दिल्ली पॉलिटेक्निक का। और फिर मैंने 10th के बाद ही कॉलेज कर लिया था, ठीक है? मैंने 12th नहीं करी थी। तो फिर मैं कॉलेज जाना रेगुलर चालू हो गया, तो फिर सीए में धीरे-धीरे से मैं साइड ही हो गया। और फिर जो हम 50 रुपए फ़ीस लेते थे, वो बढ़ के 300-400 रुपए कर दिए हमने। और फिर बच्चे कम हो गए, फिर बच्चे बँट गए। सौरभ अलग सिखाता था, मैं अलग सिखाता था और एक हमारी टीम थी। हम लोग मतलब काफ़ी एन्जॉय किया हमने उस 1-2 साल को सीएमए के। मतलब अच्छा चल रहा था और मैं बताना चाहूँगा कि कम से कम 50-60 मेडल थे हमारे पास। इसमें तो होंगे, मतलब इतने साल में। और ये था सीएमए। फिर इसके बाद मैंने जब मैं जॉब वॉब कर रहा था अमेज़न में, ठीक है? बहुत साल बाद, मतलब आज से 2-3 साल पहले, तो मैंने ऑनिक्स ताइक्वांडो करके भी एक अ, वो चालू किया वेंचर, ठीक है? उसमें वही सौरभ जो मेरा दोस्त था बचपन का, मैंने उसको बुलाया और वो आता था मेरी सोसाइटी में, वो कोचिंग देता था बच्चों को। करीब 35 स्टूडेंट्स हो गए थे एक टाइम पर। और उसमें मेरा ये था कि भाई मैं मतलब जॉब के अलावा कभी-कभी आ जाया करूँगा, मेरे पास जितना टाइम हो। तो वो भी क्लास चली, 7-8 महीने चली, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, ठीक है? हम लोगों के आपस में, तो मैं उसमें से साइड हो गया, ठीक है? अम, मतलब होता ये है कि लोग पहले चीज़ें करते हैं पैशन के लिए, जैसे हम छोटे थे। मतलब मैं आज भी अगर अमेज़न में जॉब नहीं कर रहा होता उस समय, तो मैं कर लेता वो, ठीक है? मैं सिखा देता और मतलब फुल पैशन के साथ, ठीक है? पैसा तो मिल ही जाता, मतलब अगर कोई सर्विस दे रहे हो तो। बट वो ये मेरा मोटिव जो था, वो पैसा नहीं था, वो था कि भाई ये चीज़ मेरे सामने होती रहे, क्योंकि मतलब मैंने बचपन से यही सब किया है, तो मेरे को देख के भी कोई अच्छा लगता था करता हुआ, ठीक है? मैं खुद भी कर लेता था कभी-कभी उनके साथ जाके। लेकिन वो चीज़ें हमारे साथ आगे चली नहीं बीच में। वो उसका जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि भाई पैसे के लिए करनी है ये चीज़ें, तो जब मोटिव अलग हों, एम्स अलग हों, तो चीज़ें बदल जाती हैं, काम करने के तरीके में वो दिखती हैं। तो ये चीज़ें रहीं, तो फिर क्लासेस बंद हो गई। जब मैं साइड हो गया, 5-6 महीने और चली होंगी, फिर क्लासेस बंद हो गई वो। फिर कोई और कोच आके सिखाने लग गया था। बाकी मैंने कई तरह की जॉब्स करी उस समय। अम, मैंने मतलब डेटा एंट्री की जॉब करी थी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में, ठीक है? उसमें कुछ 3,000 रुपये मिलते थे मेरे को, 4-5 घंटे के। वो भी 3,000 रुपये मंथली था, 4-5 घंटे हर दिन देने के लिए, ठीक है? तो मैं डेटा एंट्री वगैरह करता था, जो पुराने लॉग्स होते थे। ये मैं कॉलेज के साथ करता था, अपनी पॉलिटेक्निक के साथ। फिर मैंने कई तरह की और जॉब्स करी, ठीक है? मान लो वो छूट गई या फिर कुछ और रहा होगा फेज़, ठीक है? तो मैंने जो पूजा पाठ का जो सामान वामान की जो शॉप्स होती हैं, मैंने उसमें जॉब्स की, ठीक है? एज अ सेल्स पर्सन कोई आता था, तो मैं जैसे कोई दुकान पे सामान देने वाला होता है ना, तो उस तरह का काम करता था मैं। मैंने कपड़े की दुकान पे काम किया उस समय, ठीक है? खैर ये सब बहुत छोटे-छोटे पीरियड के लिए रहीं, लेकिन फिर भी ये सब पार्ट ऑफ माई जर्नी है या फिर पार्ट ऑफ माई लाइफ है।
और हम्म, बाकी ये था कि बीच में मैंने, जैसे सब लोग खेलते हैं कोई ना कोई गेम एंटरटेनमेंट के लिए, तो मैं भी पबजी खेलता था। बैटल ग्राउंड्स, BGMI, ठीक है। तो वो मैंने खेलना चालू किया था। मतलब मैं इसका मैंने ट्राई किया था इसके बारे में, थोड़ा सा मतलब अच्छे से करने के लिए, और इसकी इसका एक यूट्यूब चैनल बना के वीडियोज़ वगैरह डालने के लिए भी। लेकिन वही था कि मेरे पास iPhone 11 था, लोग iPhone 15 में खेलते थे। खैर, मैं अच्छा कॉम्पिटिटिव खेल लेता था। स्टिल होता ये था कि भाई वीडियो की क्वालिटी जो है, जो कैमरा जो है, लैग होता था। तो स्ट्रीम करते समय जो वीडियो है वो सही से चलती नहीं थी, तो कोई भी मार देता था। तो इस तरह की चीज़ें होने लगी थी साल, 1.5 साल बाद। तो फिर वो भी नहीं चल पाया ज़्यादा, ठीक है। और तो कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी लाइफ में, ठीक है। अभी एक चीज़ और, अगर इतनी बात कर ली है तो बता दूँ कि 2017 से 18 के बीच मैं जॉब करने लग गया था, ठीक है। 18 साल का जैसे ही मैं हुआ, वैसे मैं फुल टाइम जॉब करने लग गया था। मैंने इंटरनेशनल वॉइसेस वगैरह में काम किया, डिफरेंट कंपनीज़ में, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अ, तो मतलब मेरी आदत पड़ गई थी सिगरेट्स वगैरह पीने की, ठीक है। और कैनबिस, marijuana, ठीक है। और अलग अलग जो भी टाइप के ड्रग्स होते हैं, ठीक है, मैं मतलब ट्राई किए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जब बात हो रही है तो फिर सही से हो, इंट्रोडक्शन हो तो सही से हो। तो ये सब भी मैंने किया हुआ है, ठीक है। मैंने करीब 7 से 8 साल मैंने सिगरेट्स पी, अल्कोहल, ठीक है, खूब 35-35 सिगरेट दारू के साथ, ये सब चीज़ें मैंने करी है। और छोड़ भी दी है। मतलब 1 साल हो गया आज सिगरेट जो मैंने ना पी हो। और दारू, मतलब मैं बहुत ही पीता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि 3-4 महीने मतलब डेली हो जाता था, ठीक। तो ये साल 1.5 साल पहले की बात है। तो एक पॉइंट आया जब मेरे को लगा कि बस हो गया थोड़ा सा। फिर कैलिस्थेनिक्स वगैरह मैंने ट्राई करा, और जिम वगैरह शुरू करी, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट वगैरह किया। कुछ लोग थे सुबह मेरी सोसाइटी में, 4 बजे हम लोग उठते थे, हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो ये सब भी छूट गया। और इसके बाद फिर मैंने अचानक मेरा प्लान बन गया एग्ज़ाम देने का IIT का। तो मेरा IIT जोधपुर में BSc इन अप्लाइड AI एंड डेटा साइंस में हो गया। अब 1 साल का कोर्स ख़त्म हो चुका है, 3 साल और हैं। और मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो बुक्स वगैरह में जो पढ़ता हूँ, ठीक है, ये ये मतलब एडिशनल है मेरे कोर्स के अलावा। और मैं मतलब 4-5 घंटे तो एक्स्ट्रा पढ़ता ही हूँ इन चीज़ों को। और कोर्स की जो चीज़ें हैं वो भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि भाई एग्ज़ाम देना है। एक IIT होने के नाते आपके नंबर ही मायने रखते हैं, आपका GPA, नथिंग एल्स मैटर्स। कि आप कौन से क्लब में जुड़े हो, आप कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो, ये सब ज़रूरी है। लेकिन मान लो कल को जॉब करनी हो, या फिर आपको मास्टर्स करनी हो या PhD करनी हो, तो आप ग्रेड देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर तो आपको ग्रेड ही लाने पड़ेंगे। तो ओवरऑल ये रहा अभी तक का, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये बता दूं कि मैं क्या पढ़ता हूँ। और हम्म, आगे अब मैं इन वीडियोस के थ्रू यूट्यूब पे या फिर और किसी प्लेटफॉर्म पे क्या कंटेंट बनाऊंगा। तो बेसिकली जो मेरे इंटरेस्ट हैं, ठीक है, वो मैंने बताया था कि स्ट्रेटजी की बुक्स जैसे द प्रिंस, ठीक है, मास्टरी, और 36 स्ट्रेटजम्स ऑफ लाइफ, और सीक्रेट टीचिंग्स ऑफ ऑल टाइम्स, और चाणक्य नीति, ठीक है, चाणक्य के सूत्र, अर्थशास्त्र,
इस तरह की बुक्स मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मियामोतो मुसाशी की बुक्स है, मुसाशी है, डोकेडो है, डोकेडो या डोकोडो, वो मतलब मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी लेकिन मैं करूँगा। ठीक। और बुक ऑफ फाइव रिंग्स। तो इस तरह के जो वॉरियर्स रहे हैं जो फेमस, ठीक है, जिन्होंने लाइफ बड़ी डिसिप्लिन्ड, और जिन्होंने किसी पावरफुल, जैसे निकोला मैकियावेली हो गए, ठीक है, और आपके सुन त्जू हो गए, इन लोगों ने किसी रॉयल फैमिली के अंडर काम किया। इन लोगों ने वो एक तरह से जनरल्स रहे कुछ तो इनमें से, ठीक है, और इन्होंने अपना जो भी कंट्रीब्यूशन दे सकते थे अपने देश के लिए, अपने एरिया के लिए, या फिर अपने किंग के लिए, उन्होंने दिए थे। तो मैं इस तरह की बुक्स पढ़ता हूँ। और मैं स्टीफन हॉकिंग की बुक्स पढ़ता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप की मेरे पास 12-13 बुक्स हैं, और ट्रेडिंग की 4-5 बुक्स हैं, हिस्टोरिकल बुक्स हैं मेरे पास, कॉन्स्टिट्यूशन, बेयर एक्ट्स, सीआरपीसीज, सीएपीसीज, ये सब है मेरे पास पढ़ने के लिए, बेयर एक्ट्स। और जो आपकी टेक्नोलॉजी की बुक्स हैं, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोबायोलॉजी, आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं ये सब भी पढ़ता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। और सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत सारी है मेरे पास, ठीक है। इसमें मैं आपको वीडियो के साथ ना फ़ोटो अटैच कर दूँगा। मैं आपको दिखा दूँगा कि मेरे पास करीब 110 बुक्स हैं मेरे पास अभी, जो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो मेरे को समझ में आती है चीज़ें, वो ये हैं कि जो हम लोगों ने बचपन से आज तक पढ़ा, ठीक है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो रियल लाइफ में बहुत अलग होता है। और एग्जीक्यूशन के समय चीज़ें बहुत सारी अलग हो जाती हैं। जैसे मैं जॉब करता था तो वहाँ पे क्या होता था कि ट्रेनिंग में कुछ और बताते थे, और फ्लोर पे लोग कुछ और कर रहे होते थे। तो इसी तरह से मेरे को समझ में आया कि जब मैंने जॉब वॉब करी, मैंने कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स देखी, और कई कंपनियां मैंने छोड़ी, ठीक है, इस चक्कर में। और इन सब चीज़ों से किसी भी मतलब आम बंदे को सफरिंग तो होती है, ठीक है, जो जिसने इज़म ना देखा हो, जो नया हो। लेकिन मतलब थ्रू आउट लाइफ अब समझ में आता है, या फिर आगे भी दिखता है मेरे को कि यही चीज़ें जो हैं रियलिटी है लाइफ की, या फिर सोसाइटी की। तो मेरा मतलब, मैं कोई बहुत ज़्यादा मोरालिटी की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मोरालिटी के बारे में तो अब मैं जानना शुरू किया मैंने। बचपन से मैं जिनको मान के चलता था कि यही चीज़ें जो है सच हैं, मैं अच्छे से रहूँगा, सब मेरे को अच्छे से ट्रीट करेंगे, मैं सबके साथ खड़ा हूँ, सब मेरे साथ खड़े रहेंगे, चीज़ें नहीं होती हैं रियल लाइफ में। हर बंदा सेल्फिश है, मतलब मैक्सिमम लोग, नॉट हर बंदा, ठीक है। कोई कुछ आपके लिए कर रहा है तो उसके पीछे उसका इंटेंशन है कि कुछ आपसे लेना। इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं, ठीक है, कई इंसिडेंट्स हुए हैं, कोई कोई कुछ मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ मेजर दोस्ती जो बचपन से आज तक की थी वो गई हैं, आई हैं। इस तरह की चीज़ें जब आदमी पढ़ता है, तो जब आदमी फेस करता है, एक्सपीरियंस करता है लाइफ में, तो सबके साथ ही होती है, कोई मैं अलग नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं बता रहा हूँ तो बताना भी ज़रूरी है। तो मेरे को समझ में आता है कि ये चीज़ें जो हैं काफ़ी डिफरेंट होती हैं रियल लाइफ में। तो फिर मतलब मैं थोड़ा आर्ट ऑफ डिसेप्शन, ठीक है, आपकी मतलब मेरा इंटरेस्ट है थोड़े से, जितने भी ये इमोरल चीज़ें जो आप कह लो, या फिर जो भी डार्क चीज़ें, ठीक है, डार्क कॉन्सेप्ट, डार्क डार्क बुक्स, जैसे द डेविल्स चेस बोर्ड, ठीक है, जिसमें आप, अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आप सेम बंदे नहीं रहोगे। इस तरह की बुक्स हैं, ठीक है। उसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग जो गवर्नमेंट से भी ऊंचे हो जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का पार्ट रह के अपना नेटवर्क बना लेते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं,
कि वो सोसाइटी का पार्ट थे, वो अलग ही हो जाते हैं। वो अपना फ़ायदा देखते हैं सिर्फ, जो उनके आसपास के लोग हैं सिर्फ उनको देखते हैं, जो उनकी पावर को बढ़ाते हैं। तो ये जो पावर का रियल है, मैं आजकल उसके बारे में काफ़ी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को समझ में आता है कि फिर मैंने फ्रेडरिक नीचा, ठीक है, और इस तरह के अ, जो पावर के रियल में लिखने वाले जो फिलोसफर्स रहे हैं, ऑथर्स रहे हैं, को पढ़ता हूँ, तो मेरे को समझ में आता है कि चीज़ें जो रियलिटी में होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आता है। मैं थोड़ा अनजान था इन चीज़ों से, तो मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को दुनिया में रहना कैसे है, दुनिया में क्या होता है, क्या सही तरीका है चीज़ों को पाने का, क्या सही तरीका है किसी को बताने का, कि कब बताना है, कि किसी ने कुछ आपके साथ गलत किया हो तो उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है ना, मतलब थ्रू आउट हिस्ट्री लोगों ने खूब ट्राई करी है एक दूसरे के लिए, और इन सब चीज़ों को पढ़ के दिमाग तो खुलता ही है। तो मैं जो बेसिकली फोकस करूँगा वो इस तरह की बुक्स करूँगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताया था, द डेविल्स चेस बोर्ड, ठीक है, पॉइजनर्स हैंडबुक, ये भी एक